मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। आज हम आपको बताएंगे प्रसाद युगीन नाटक। आइए मित्रों, पढ़ते हैं प्रसाद युगीन नाटक के बारे में कि प्रसाद युगीन नाटक जो हैं वह हिंदी साहित्य में अपना क्या स्थान रखते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं प्रसाद युगीन नाटक के बारे में। प्रसाद युग का जन्म नाटक में कैसे शुरू होता है, प्रसाद का आगमन नाट्य रचना में कैसे होता है और नाटकों का जो एक गतिरोध है उसको प्रसाद जी कैसे अपने नाटकों के द्वारा या उनके जो युगीन नाटककार हैं वे क्या अपने नाटकों में बातों को लेके आते हैं और युग प्रवर्तक के रूप में प्रसाद के नाटक किस प्रकार काम करते हैं। और उन्होंने प्रसाद ने बेसिकली प्रसाद पे बात किया जाए तो कविता, नाटक, निबंध आज सभी क्षेत्रों में वे कैसे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो प्रसाद युगीन नाटक हैं उनके आरंभिक स्वरूप क्या हैं या उनके जो आरंभिक स्वरूप हैं उनमें उन्होंने नाटकों का स्वरूप कैसा रचा। जैसे अगर कहा जाए प्रसाद के जो शुरुआती दौर के नाटक हैं उनका कैसा रूप था। जो उनका नाटक करुणालय, राजश्री, ये जो नाटक थे किस प्रकार उस भावभूमि को सिरज रहे थे और वे द्विवेदी युग के सीमा के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। प्रसाद के नाटकों का जो परंपरागत स्वरूप तथा प्रयोग हुए हैं वे नाट्य दृष्टि से कितने प्रमुखता के सामने उभर कर आते हैं। नाटक रचना का प्रारंभिक काल होने के कारण प्रसाद ने नाट्य कला का स्वरूप वह एक स्थिर रूप में नहीं, वह नाटक प्रसाद के नाटक या प्रसाद युगीन नाटक अपनी दिशा खोज रहे थे या ऐसा हो रहा था कि अपनी दिशा को खोजने का प्रयास कर रहे थे। यह दिशा प्रसाद के नाटक विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी में प्राप्त हुई। इन नाटकों में प्रसाद ने अपनी विलक्षणता और सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया। और जो उनका नाटक है प्रायश्चित, वह हिंदी का प्रथम दुखांत मौलिक रूपक है। शिल्प विधान की दृष्टि से प्रसाद ने इसमें सर्वप्रथम पाश्चात्य नाट्य शिल्प को अपनाने का प्रयास किया है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो स्वाभाविक है कि प्रसाद के नाटक कहीं न कहीं उस पे पाश्चात्य शिल्पों का प्रभाव पड़ा है। सही अर्थों में राजश्री प्रसाद का एक ऐतिहासिक उत्कृष्ट नाटक है। विशाख जो प्रसाद का नाटक है वह पूर्ववर्ती और परवर्ती नाटकों में एक विभेदक रेखा है। मित्रों, यह नाटक जो मैं आपसे बताया यह विभेदक के रूप में किस प्रकार आता है, कैसे उनके पहले के नाटक और बाद के नाटक दोनों नाटकों में एक डिवाइड लाइन खींचता है और यह दिखाने का प्रयास करता है कि प्रसाद के जो पहले के नाटक हैं और जो बाद के नाटक हैं वह दोनों के सेतु का काम करता है। क्योंकि नाटक की अपनी एक दुनिया जो प्रसाद से पहले की थी वो अलग थी। प्रसाद जब नाटक की दुनिया में आते हैं या मैं भी उनके समय के अन्य नाटककारों की भी आपसे बात करूंगा मित्रों, तो वे प्रसाद देश की तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति के साथ आते हैं। यद्यपि प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक ही हैं, परंतु इतिहास की पीठिका में
वर्तमान की समस्याओं को वाड़ी देने का जो विचार प्रसाद ने सर्वप्रथम विशाख नाटक में व्यक्त किया। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं प्रसाद युगीन उन नाटककारों की भी बात आपसे करूंगा कि उन्होंने किस भूमिका में नाटकों को रचा। लेकिन उसके पहले मैं यह बहुत स्पष्ट आपसे कह दूं कि वे इस विशाख नाटक की भूमिका में लिखते भी हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत प्रयास किया। अर्थात यह प्रसाद का कहना कहीं न कहीं अपने वर्तमान के सरोकारों की भी बात वे अपने नाटक में करना चाह रहे थे और बहुत कुछ हद तक वे वर्तमान को भी दिखाते हैं। अगर हम नाटक की बात कर रहे हैं मित्रों तो उनकी एक कहानी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, पुरस्कार। अगर पुरस्कार के थोड़े से बातों को हम अपने मन मस्तिष्क में रखें मित्रों तो आप यह देखेंगे कि वह कहानी कहीं न कहीं एक नाटकीय कहानी लगती है। और उसको मैं ऐसे बात आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उसके पूरे कहानी के फलक को ध्यान में रख के आपसे बात कर रहा हूं कि कैसे उसका वर्तमान, उसका भविष्य, लेकिन कैसे अपने राज्य की चिंता उस नाटक में विद्यमान है। और कहीं न कहीं नाटक की नायिका असमंजस स्थितियों में होते हुए भी वह वर्तमान और भविष्य की चिंता करती है। शायद प्रसाद के यहां यह चिंता कहीं न कहीं वर्तमान को लेके बहुत ज्यादा है और उनके जो नाटकों की कड़ी है वह सिर्फ उन्हीं यहां खत्म नहीं होती। उनके जो युगीन नाटककार हैं उनके भी नाटकों में यह चिंता देखी जा सकती है और यह वर्तमान स्थिति परतंत्र भारत की राजनैतिक सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई थी। अपनी सत्ता को अस्थायी बनाने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने के लिए संप्रदायवाद, प्रांतीयवाद के हथकंडे प्रसाद से छिपे नहीं थे। और इतिहास की अगर पीठिका को उन्होंने वर्तमान के इन प्रश्नों को यथार्थ दृष्टि से उभारते हुए समन्वयवादी आदर्श समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया। और यही कारण नहीं है उन्होंने अपने समय के युगीन सांप्रदायिक प्रभावों को भी प्रसाद ने आत्मसात किया था। नाटकों में उनके यहां बौद्ध धार्मिक संघर्ष, ब्राह्मण आदि संघर्षों को उन्होंने रूपायित किया है। और जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक आर्यों और नाग जात आदि के संघर्ष की पृष्ठभूमि में रखा है। अजात शत्रु में आर्य जनपदों का पारस्परिक संघर्ष परोक्ष रूप में उन्होंने रखा और युगीन सांप्रदायिक संघर्षों का प्रतिरूप उनके नाटकों में दिखाई देता है। इसी प्रकार अपनी इन प्रौढ़ कृतियों में, अगर मैं प्रौढ़ कृतियों की बात आपसे कर रहा हूं तो स्वाभाविक है कि प्रसाद ने जातीय, क्षेत्रीय तथा वैयक्तिक भेदों को मिटाकर व्यापक राष्ट्रीयता का आवाहन किया है। इस दृष्टि से स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
ध्रुव स्वामिनी प्रसाद की अंतिम कृति है। अन्य नाटकों में प्रसाद विशेष रूप से राजनैतिक प्रश्नों के यथार्थ से जूझते रहे हैं, परंतु ध्रुव स्वामिनी में सामाजिक जीवन की वर्तमान युगीन नारी समस्या पर बौद्धिक विचार विमर्श कर यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है। प्रसाद जी ने हिंदी नाटक की जो एक प्रवाहमान भारत को देन आप कहिए, तो उन्होंने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया जहां नाटक भारतीय संस्कृति के, अगर मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय संस्कृति, तो वह संस्कृति जिसकी भव्यता की रूप प्रसाद ने एक झांकी के रूप में दिखाया, और साथ ही साथ प्रसाद ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी नाटकों से जोड़ा। और इतना ही नहीं, उनके समकालीन, उनके युगीन नाटककारों ने प्रसाद की इस धारा को कमजोर पड़ने नहीं दिया, और इस धारा के नाटककारों ने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति की समृद्धि को भारत की सोई हुई जनता के हृदय में एक जय विजय का भाव भी जगाया। प्रसाद के समकालीनों में जो नाटककार हैं वे भारतीय संस्कृति के उदात्त और मानवीय रूप पर भी और एक भावी संस्कृति के निर्माण के चेतना के लिए भी अपने नाटकों में बात करते हैं। प्रसाद की जो नाटकों की रचना है या उनके तदयुगीन नाटककारों की जो रचना है, वह स्वच्छंदतावादी नाट्य प्रणालियों को आधार बनाकर उनके मूलभूत जो तत्व हैं, जो कल्पना है, भावुकता है, सौंदर्य प्रेम है, उनके प्रति उनका विशेष अनुराग है। और अपने नाटकों में उनके युग के नाटककारों ने उच्च आदर्शों के प्रति मोह तथा शैली शिल्प की स्वच्छंदता आदि को भी ग्रहण किया है, किंतु ऐसे साहित्यिक नाटकों के अनुरूप उस समय रंगमंच हिंदी में नहीं था। इसलिए अन्य सभी दृष्टियों से सफल होते हुए भी प्रसाद के जो नाटक हैं या उनके युगीन जो नाटककारों के नाटक हैं, वे अभिनय की दृष्टि से, मैं आपसे अभी बताया मित्रों एक बात कि जो रंगमंची कठिनाई है वह कठिनाई का दौर था, और इस प्रकार से उनके जो मंचन के लिए नाटक हैं उनको मंचीय रूप देने के लिए उस युग में कठिनाई को या कठिनाई के दंश से उस युग के नाटककार परेशान से नजर आते हैं। इसके पीछे देखना चाहिए कि जो प्रसाद युगीन नाटक की परिस्थितियां वो क्या थी। उस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था, जिसके फलस्वरूप व्यापक राष्ट्रीय चेतना की लहर उस समय के साहित्य को प्रभावित कर रही थी। राष्ट्रीय चेतना के परिणाम स्वरूप इस काल के नाटकों में भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं एवं दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद युगीन नाटकों की प्रेरणा बनी। इस काल में पारसी थिएटर अपने चरम विकास पर था तथा अत्यंत लोकप्रिय भी था, इसलिए इस युग के नाटकों में पारसी थिएटर का प्रभाव देखा जा सकता है। इस युग के प्रमुख नाटककार जो हैं जयशंकर प्रसाद, आगा हस्त कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेवाव, सुदर्शन, जीपी श्रीवास्तव इत्यादि नाटककार इस युग के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं कल्याणी, चंद्रगुप्त, करुणालय, अजात शत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अस्कंदगुप्त, विशाख। और अगले जो नाटककार हैं आगा कश्मीरी के जो प्रमुख नाटक हैं सूरदास, विवश कुमार, सीता बनवास। और नारायण प्रसाद बेताब के जो प्रमुख नाटक हैं महाभारत, रामायण, कृष्ण सुदामा। सुदर्शन जो प्रमुख नाटककार हैं इस युग के, उनके नाटक हैं सिकंदर,
धूप छां। प्रसाद युगीन अन्य नाटक और नाटककारों की जो भूमिका है, अब मैं उस पर आपसे बात करता हूं। आधुनिक हिंदी नाटक साहित्य के विकास में या प्रसाद युगीन नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद के बाद जो एक गौरवपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण स्थान आता है नाम, वह हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण प्रेमी ने प्रसाद के बाद या प्रसाद युगीन नाटकों की परंपरा में प्रेमी ने अद्भुत नाटकों का सृजन किया। उनका जैसे नाटक है स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना आदि उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। इनमें जो स्वर्ण विहान नाटक है वह गीत नाट्य है और जो शेष है वे गद्य नाटक है। उन्होंने प्रसाद के बाद जहां प्राचीन भारत का चित्रण किया जाता था, इसमें सत्य, प्रेम, अहिंसा, त्याग का संदेश दिया जाता था, वहीं प्रेमी ने मुस्लिम युगीन भारत को नाट्य विषय के रूप में ग्रहण करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। यह बहुत बड़ी देन है। उस समय हरिकृष्ण प्रेमी का यह जो कदम है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नाटकों में उन्होंने एक प्रकार से उद्भव और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा संदेश देना चाहा कि कैसे देश के उत्थान, देश के सांगठनिक ढांचा को मजबूत करने के लिए उनके नाटक राष्ट्रीय भावना का संचार कर रहे थे। प्रेमी जी प्रसाद की परंपरा के अनुयायी हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रसाद की परंपरा को ग्रहण करते हैं, परंतु उन्होंने प्रसाद जी की भांति अपने नाटकों को साहित्यिक और पाठकों की दृष्टि से, रंगमंची दृष्टि से उसके अनुरूप बनाने का या रखने का प्रयास किया। साहित्यिकता और रंगमंचीयता का उन्होंने अपने नाटकों में समन्वय किया और उन्होंने धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की रचना अत्यधिक की। इन नाटकों में कलात्मक विकास विशेष रूप से नहीं था, किंतु युग की नवीन प्रवृत्तियां या युग की नवीन प्रवृत्तियों का उन्होंने समावेश किया। वे प्रभावित थे उससे और कई नाटककारों ने अपनी रचनाओं में नवीन दृष्टिकोण को तो अपनाया ही, उसमें उन्होंने धार्मिक, पौराणिक नाटकों का भी ध्यान रखा। उस युग के प्रमुख जो नाटककारों में एक ऐसी श्रृंखला देखी जा सकती है, उसमें अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, सेठ गोविंदास आदि के नाम उल्लेखनीय है। प्रसाद युगीन नाटक इतिहासों का आधार लेकर अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं का सृजन करते हैं और उन नाटकों का जो इतिहास है वह एक ऐतिहासिक या ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वे युग पुनरुत्थान और नवजागरण वादी प्रवृत्तियों से अनुप्राणित थे। फलतः उनके यहां जन साधारण और गौरवपूर्ण इतिहास को उन्होंने महान सांस्कृतिक चेतना को देने का संदेश किया
और इन नाटककारों ने अपना कर्तव्य समझा। इस काल की ऐतिहासिक कृतियों में गणेश दत्त इंद्र द्वारा महाराणा संग्राम सिंह, भंवरलाल सोनी कृत वीर कुमार छत्रसाल, चंद्रराज भंडारी कृत सम्राट अशोक, ज्ञानचंद्र द्वारा जयश्री, प्रेमचंद द्वारा करबला, जिनेश्वर प्रसाद भायल द्वारा भारत गौरव अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त, दशरथ ओझा द्वारा चित्तौड़ की देवी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक, चतुर्थेन शास्त्री कृत उपसर्ग और अमर राठौर, उदयशंकर भट्ट कृत विक्रमादित्य आदि शामिल हैं। इन नाटककारों ने आदर्शवादी प्रवृत्ति के बावजूद स्वाभाविकता का बराबर ध्यान रखा और कल्पना मनोविज्ञान की सहायता से उन्होंने प्राचीन काल की घटनाओं और चरित्रों को स्वाभाविक रूप से चित्रित करने का प्रयास भी किया। इस युग में सामाजिक नाटकों की भी रचना बहुत है। सामाजिक नाटकों में अगर नाम लिया जाए तो विश्वंभर नाथ शर्मा द्वारा कौशिक द्वारा अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक, प्रेमचंद द्वारा संग्राम, ईश्वरी प्रसाद द्वारा कृषक दुर्दशा, सुदर्शन द्वारा अंजना, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा कंजूस की खोपड़ी, बैजनाथ चावला द्वारा भारत की आधुनिक समाज, नामेश्वरी प्रसाद द्वारा कृत अछूतोद्वार प्रमुख। प्रसाद युग में श्रृंगार प्रधान नाटकों का प्रायः ह्रास हो गया था। थोड़ी बहुत प्रतीकवादी परंपरा चल रही थी, किंतु उसकी गति बहुत धीमी थी। प्रतीक का महत्व वस्तुतः सांकेतिक अर्थ में था। इस अवध में प्रसाद की कामना के पश्चात सुमित्रानंद पंत कृत ज्योत्सना इस शैली की उल्लेखनीय रचना है। इसमें पंत की रंगीन कल्पनामयी झांकी का मनोरम स्वरूप व्यक्त है। इस युग के जो हास्य व्यंग नाटक में जीपी श्रीवास्तव का दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला बहुत ही अचूक व्यंग के साथ, हंसी के साथ सामने आते हैं। और इस युग में अगर देखा जाए तो गीत नाट्यों की भी रचना हुई है। इसमें प्रमुखतः मैथिली गुप्त का अनघ, हरकृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा द्वारा तारा, उदयशंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र। प्रसाद युगीन हिंदी नाटकों के क्षेत्र में यह नाटक नवीन क्रांति के साथ आते हैं। इस युग के नाटकों में राष्ट्रीय जागरण, संस्कृत चेतना का सजीव चित्रण है। कथ्य के स्तर पर देश की तत्कालीन समस्याओं से जुड़े ज्वलंत सवाल हैं, जो इतिहास के माध्यम से अपने युग की यथार्थ समस्याओं को हमारे सामने लाते हैं, रखते हैं। इस प्रसाद युगीन नाटक साहित्य में प्रमुखतः 5 प्रकार के नाटक दिखाई पड़ते हैं। ऐतिहासिक नाटक, रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, समसामयिक नाटक, यथार्थवादी नाटक। ऐतिहासिक नाटक प्रसाद युगीन नाटकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, जिसमें राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं बद्रीनारायण भट्ट के द्वारा दुर्गावती नाटकों में देख सकते हैं। इस युग के नाटककारों ने इतिहास संबंधित तथ्यों को कल्पना के मिश्रण से रोचक और प्रभावशाली बनाकर नाटकों में प्रस्तुत किया। इतिहास के बीच उन्होंने नाटकों में प्रेम, सौंदर्य के मधुर चित्र खींचे। इस क्षेत्र में उनकी दृश्य रोमांटिक होते हुए भी संयमित है। इस तरह के नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी प्रमुख है। उनमें राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक वातावरण की उपस्थिति देखी जा सकती है। जो रोमांचकारी नाटक हैं उनमें रौनक बनारसी का इंसाफ-ए-महमूद, हुसैन मियाँ आदि काल के प्रमुख रोमांचकारी नाटक।
इन नाटकों में श्रृंगारपूर्ण वातावरण, उत्तेजक घटना विधान का तड़का हमको देखने को मिलता है। छिछले किस्म के संवादों से जनता का मनोरंजन करना इनका उद्देश्य था। नाट्य कला की दृष्टि से इन्हें साहित्यिक नाटक नहीं माना जा सकता। पौराणिक नाटक एक ओर तो नैतिक उपदेशों से भरे होते थे, किंतु दूसरी ओर उसमें रोमांचकारी प्रभाव उत्पन्न करने का भी प्रयास रहता था। पौराणिक नाटकों में कुछ नाटक प्रसाद, सुदर्शन आदि ने लिखे। समसामयिक नाटक, इन नाटकों में समसामयिक समस्याओं को उठाया गया है, परंतु इसमें गंभीर विश्लेषण का अभाव है। इन नाटकों में हास्य का प्रयोग किया गया, परंतु अति नाटकीयता व सस्ते किस्म के हास्य से नाटकों के उद्देश्य को क्षति पहुंचाई गई। प्रमुख नाटक बेचन शर्मा उग्र का चार बेचारे, उज्बक, जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर विवाह विज्ञापन, राधे श्याम कथावाचक का काउंसिल की मेंबरी इत्यादि। यथार्थवादी जो नाटक हैं, यथार्थवादी नाटकों की इस युग में नींव पड़ी, जिनमें मानव जीवन की विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण गंभीरता पूर्वक किया गया। इनमें प्रेमचंद का संग्राम नाटक उल्लेखनीय है। इस युग की जो डायलॉग योजना, संवाद योजना, वह प्रसाद के नाटकों के संवाद पात्रों और उनके चरित्र के जो उद्घाटक और कथानक को जो गतिशील देने वाले तत्व हैं, वे बहुत प्रमुखता के साथ आए। लेकिन संवाद योजना में अनेक स्थलों पर लंबे लंबे कथोपकथन आए हैं, और जब लंबे लंबे कथोपकथन आएंगे तो स्वाभाविक है कि वे जो प्रवाह है बोलने का, उनके यह लंबे लंबे वाक्य रुकावट पैदा करते हैं, और वो अत्यधिक जो संवाद, जो अत्यधिक एक कहा जाए कि जो प्रभावशाली होना चाहिए, वे संवाद प्रभावशाली नहीं हो पाते, क्योंकि वाक्य उसके बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे वाक्यों में हम अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली कह जाते हैं। यह इस युगीन नाटककारों में देखा जा सकता है कि वाक्य उनके बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं, जो प्रभाव डालते हैं संवाद पर। प्रसाद युगीन नाटकों की जो भाषा है बड़ी सशक्त है, किंतु कहीं कहीं जो नाटकीय तनाव है वह धारण नहीं कर पाती। विशेषकर प्रसाद ने भाषा का प्रयोग भाव के अनुसार किया, पात्रों के अनुसार नहीं। अर्थात यह देखा जा सकता है कि जो प्रसाद के भाव हैं वो कहीं कहीं बड़े अतिरेक कर जाते हैं, और वे पात्र के अनुसार न होके वे भाव के अनुसार बह जाते हैं। यह एक ऐसी लगता है प्रसाद के यहां कि कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन पात्रों से कहवा कुछ और रहे हैं। मित्रों, आप ये देख सकते हैं उनके नाटकों में भावों का अतिरेक है। उनके यहां कलात्मकता, अलंकारिकता, लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं, यद्यपि कहीं कहीं उनकी भाषा भी बोझिल हो गई है। अगर मैं आपसे जब यह कह रहा हूं कि भाषा बोझिल हो गई है, तो यह मतलब नहीं कि भाषा समझ से परे है। भाषा में एक प्रकार का जो कहा जाए कि सरसता, प्रवाह, महत्व, जो प्रवाह उसमें होना चाहिए, प्रवाह की धारा होनी चाहिए, और रुकावट सी लगती है।
और इस युगीन नाटककारों में आप अमूमन लगभग सभी नाटककारों के यहां आप देख सकते हैं। और इस प्रसाद युगीन जो नाट्य शैली है वह नाटककारों के यहां न तो दुखांत रूप में आती है न सुखांत रूप में आती है। और जो एक कॉमन है, इस युगीन नाटककारों ने अपने नाटकों में दोनों शैलियों का, कहा जाए तो दोनों शैलियों का समन्वय इनके यहां देखा जा सकता है। न तो कहीं अधिक दुख है न तो कहीं अधिक सुख है, दोनों को बराबर लेके साथ चलते हैं। और इस युग के नाटककारों ने अनुवाद भी किया है। मैथिली षडगुप्त ने स्वप्न वासव दत्ता का अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर गिरीश घोष के नाटकों का भी अनुवाद हुआ। कहने का तात्पर्य यह जो दौर है या जो दौर था प्रसाद युगीन नाटकों का, उसमें ऐतिहासिकता, राजनीतिक, अनेक प्रकार के नाटक सिरजे गए, रचे गए। और यह नाटक अपने समय से संवाद करते हैं। चाहे प्रसाद के नाटक हो, चाहे हरिकृष्ण प्रेमी हो, चाहे जेपी श्रीवास्तव, कोई भी हो, अपने समय से वे जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। और वे नाटकों के साथ खुद समाज से, या कहिए कि समाज को नाटकों में सिरज रहे थे। यह बहुत बड़ी बात थी उस युग में। और प्रसाद युगीन नाटक हमको यह संदेश देते हैं मित्रों कि वे अपने समय के साथ मुठभेड़ कर रहे थे। और कहा भी जाता है, कोई नाटककार, कोई लेखक जब अपने समय के साथ मुठभेड़ करता है तो स्वाभाविक है कि वह उसकी रचना और वह खुद बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। आज हमने आपको प्रसाद युगीन नाटकों को लेकर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।